नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माय हॉबी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सुनने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक का चैप्टर 11, अमीर बनने की ओर उठाएं 10वां कदम। यौन भावों में रूपांतरण का रहस्य। रूपांतरण का मूल अर्थ होता है एक रूप का बिल्कुल दूसरे ही रूप में कायाकल्प हो जाना। यौन भाव तो वह मूल भाव है जो सभी जीवधारियों में विद्यमान रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर जीवन की मूल प्रकृति में 4 क्रियाएं अंतर्निहित रहती है। यह चारों किसी भी जीवधारी का नितांत आवश्यकताएं हैं। उसमें यौन भाव की संपूर्ति एक बड़ा बलशाली भाव है। साधारण भाषा में यौन भाव को काम के रूप में समझाया जाता है। कहते हैं ईश्वर ने उस भाव का सृजन 3 कामों के लिए किया था। नंबर 1, मैथुन सृष्टि के द्वारा मानवता का अस्तित्व जारी रखना। नंबर 2, मानव के स्वास्थ्य को सही रखना। नंबर 3, यौन भाव के रूपांतरण द्वारा एक साधारण व्यक्ति को जीनियस बनाना। तीसरा कारण थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, परंतु यह बिल्कुल सही बात है। यौन भाव या काम सर्वाधिक शक्तिशाली आवेग है। यही वह भाव है जिसके वशीभूत होकर बड़े से बड़े आत्मसंयमी संत व ऋषि का कारण भी यही भाव था और है। एक युवती की यौवन को प्राप्त करने के लिए कैसी कैसी लड़ाइयाँ हुई थी। द्रौपदी क्या महाभारत का मूल कारण नहीं थी? यह भाव बड़ी मुश्किल से वश में आता है। उसके लिए लोग पूरी जिंदगी होम कर देते हैं, परंतु काम के वशीभूत ही रहते हैं। रावण का उदाहरण सामने है। शूर्पणखा द्वारा सीता का ऐसा नखशिख वर्णन किया गया था कि रावण सीता को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा था। और फिर क्या हुआ? उसका पूरा वंश उसी काम की आग में जल गया। राज्य, पद, सिंहासन, वन, सभी कुछ इस काम के चलते ही रावण ने दांव पर लगा दिया। यह भाव एक सहज भाव है और न उसको मिटाया जा सकता है, न पूरी तरह तृप्त किया जा सकता है। यह एक उमड़ती नदी के समान है। कुछ देर को तो शायद बोझ से वह रुक पाए, परंतु कुछ ही समय बाद या फिर कुछ श्रृंखल हो उठती है। यदि उसी भाव को सृजनात्मक रूप में ढाला जा सके तो चमत्कारिक उपलब्धियां प्राप्त होती है। वैज्ञानिक शोधों से भी निम्नलिखित तथ्यों की सत्ता मानी गई है। नंबर 1, संसार में जो महान व्यक्ति हुए हैं उनके अंदर काम भाव बेहद प्रबल था। यह उनका करिश्मा ही था जिसने उस काम भाव को सृजनात्मक रूप में ढाल दिया। नंबर 2, वे व्यक्ति जिन्होंने असीम संपदा या किसी भी क्षेत्र में बड़ी मान्यता प्राप्त की है, किसी न किसी स्त्री से निश्चित रूप से प्रभावित रहे थे। इन दोनों तथ्य के संबंध में भारत से कई उदाहरण पेश किए जा सकते हैं। गांधी जी ने स्वयं माना कि वे काम से बेहद प्रभावित थे और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत हो जाते थे। उनकी आत्मकथा वस्तुतः मौन भाव को राष्ट्रीय चेतना के भाव में बदलने की एक अद्भुत कथा है। भारतीय संतों में तुलसीदास का नाम शिरोमणि कवियों में आता है। उनके लिखे ग्रंथ हिंदू समाज क्या मानव समाज के लिए भी पवित्र धर्म ग्रंथ का दर्जा रखते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति श्री रामचरितमानस में यद्यपि भक्ति भाव की विस्तृत चर्चा है, परंतु महाकाव्य का आखिरी दोहा है, कामही नारी पिपरी जिम लोभहीन जिम उर्दाम तिमी रघुनाथ निरंतर रही प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थात जिस प्रकार कामी पुरुष को नारी लोभ को धन प्रिय होता है, उसी प्रकार हे रघुनाथ आप मेरे प्रिय बने। स्पष्ट है कि पूरा ग्रंथ लिखने के पश्चात तुलसीदास को भक्ति की तीव्रता बताने के लिए कोई धनात्मक तुलना सूझी ही नहीं और दोनों ही ऋणात्मक भावों के जरिए अपने मन के उद्गार प्रकट कर पाए। इसलिए प्रसिद्ध आलोचकों का निष्कर्ष है कि तुलसीदास काम को पार करके ही राम तक पहुंचे थे। उनके अनुसार संसार में उससे बड़ा इम्तिहान ही कोई नहीं होता। इसलिए जब बड़े बड़े संत महामुनि तपस्या करते थे तो उन्हें तपस्या से च्युत करने के लिए इंद्र सदैव बेहद मोहिनी अप्सराएं ही भेजा करते थे। उसको मालूम था कि कोई कितने भी प्रयत्न कर ले, इस यौन भाव से बच कर नहीं जा सकता। उसके साथ यह भी तथ्य जुड़ा है कि यौन भाव ही सर्वजना का प्रेरक भाव है। यदि कामेच्छा न हो तो मनुष्य संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता। अर्थात यौन भाव में असीमित सृजनात्मक ऊर्जा छिपी रहती है। यदि किसी जीव से उसके कामोत्तेजक की ग्रंथियां निकाल दी जाए तो वह बिल्कुल नाकारा हो जाएगा। शायद इसलिए बच्चे भाए हुए बैल किसी काम के नहीं रहते। उनका सिर्फ शारीरिक बल ही खत्म नहीं होता, कुछ करने का भाव भी समाप्त हो जाता है। ऐसे जीवन में संघर्ष शक्ति या सृजनात्मक उद्वेग काम के साथ ही पनपता है। वस्तुतः दिमाग को शीघ्र अनुप्राणित करने वाले 10 भाव होते हैं जिनका हवाला नीचे दिया गया है। नंबर 1, कामिच्छा या यौन अभिव्यक्ति। नंबर 2, प्रेम। नंबर 3, धन संपत्ति, सत्ता और प्रसिद्धि के लिए अदम्य इच्छा। नंबर 4, संगति। नंबर 5, मित्र लैंगिक या समलैंगिक व्यक्तियों में आपसी एकात्म का भाव। नंबर 6, पूर्ण समरसता और निष्ठा द्वारा प्राप्त किया गया मास्टरमाइंड समूह का प्रभाव। नंबर 7, बेहद त्रासदी परिस्थितियों में फंसे लोगों के बीच सहानुभूति का भाव। नंबर 8, स्वतः प्रेरणा। नंबर 9, भय। नंबर 10, नशीली वस्तुएं और अल्कोहल के प्रति आकर्षण। कामेच्छा सही रूप में इस फेस्टी में सबसे ऊपर रखी गई है। यही वह भाव है जो एक साथ दिलो दिमाग पर छा जाता है और शरीर को भी इच्छापूर्ति के लिए उत्तेजित करता है। ऊपर दिए गए 10 मनोभावों में से 8 तो सहज और सकारात्मक भाव है, सिर्फ 2 ध्वंसात्मक हैं। उन भावों का वर्गीकरण इसलिए किया गया है कि कामेच्छा या यौन भाव
कोई ऋणात्मक या ध्वंसात्मक भाव नहीं है। कहा भी जाता है कि कामानंद ब्रह्मानंद सहोदर होता है, यानी काम के अंदर में वही भाव विद्यमान रहता है जो ब्रह्मा से साक्षात्कार में स्पष्ट होता है। कामानंद का यह सुदूर विवेचन एक विशेष कारणवश किया गया है, यह बताने को कि यह सर्वाधिक शक्तिशाली भाव है और यदि उसे ठीक प्रकार से नियंत्रित कर लिया जाए तो यही एक साधारण व्यक्ति को एक जीनियस बना सकता है। आकाश से गिरने वाली बिजली इतनी ताकतवर होती है कि यदि उसे ठीक से सहेज लिया जाए तो एक बार गिरने वाली बिजली 2 दिन तक समस्त विश्व की बिजली की आपूर्ति कर सकती है। चाहे पानी गर्म करने के लिए गीजर में इस्तेमाल हो या ठंडा करने के लिए फ्रीजर में, सारी बात बिजली के सही उपयोग पर निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि यौन भाव की ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सके तो कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो मनुष्य हासिल नहीं कर सकता। ऐसे ही लोग जीनियस होते हैं। जीनियस का अर्थ एक लंबे बालों वाला, गंदा रहने वाला, महका हुआ पागल इंसान नहीं, वरन वह व्यक्ति जो अपनी सर्वाधिक शक्तिमान भावना को अपने मन चाहे ढंग से क्रियात्मक ऊर्जा में बदल सकता है। बेशक उन परिभाषाओं पर सवाल उठ सकते हैं। एक सहज प्रश्न है, ऐसे लोग अपने साधारण कंपन द्वारा उत्पन्न विचारों को किस प्रकार असाधारण मेघा के विचार बनाते हैं तथा किस प्रकार उन विचारों को कार्यान्वित किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारे 6वीं इंद्रियों की सक्रियता में निहित है, जिसका विवेचन नीचे किया गया है। जीनियस का विकास 6वीं इंद्रियां द्वारा होता है। 6वीं इंद्री या सिक्स सेंस की वास्तविकता एक सिद्ध तथ्य हो चुका है। इसको ही हम रचनात्मक कल्पनाशीलता के नाम से जानते हैं। उसका अधिकतर लोग तो कभी भी जिंदगी में प्रयोग ही नहीं करते और अगर करते हैं तो अचानक एक झटके से, वह भी इत्तेफाकन। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो उसका सदैव पूर्ण ढंग से और सोच विचार कर प्रयोग करने में सक्षम हो पाते हैं और वही लोग ही जीनियस की श्रेणी में आते हैं। यही रचनात्मक कल्पनाशीलता से संपर्क सूत्र बनता है। मानव की सीमित मेघा और अनंत मेघा में अचानक आने वाली अनंत प्रज्ञा को लहर का वाहक भी यही रचनाशीलता होती है, जिसका आभास धार्मिक लोगों को ईश्वरीय वाणी तथा अन्वेषकों को नई खोज के रूप में होता है। जब यह विचार या आइडिया मस्तिष्क में पहुंचते हैं तो उनका स्रोत नीचे दिए हुए एक माध्यम से बनता है। नंबर 1, अनंत मेघा या इन्फिनाइट इंटेलिजेंस। नंबर 2, अवचेतन मस्तिष्क, जहां पर पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा भेजे गए संवेग इकट्ठा होते रहते हैं। नंबर 3, किसी दूसरे के दिमाग से जिसने अचानक ही किसी विचार या छवि का दीर्घ दर्शन किया हो। नंबर 4, किसी दूसरे के अवचेतन मस्तिष्क से जिसकी अनुभूति आपको जागृत या स्वप्न के जरिए होती है। रचनाशीलता सर्वाधिक सक्रिय तभी रहती है जब किसी प्रेरणा से आपके मस्तिष्क में कंपन हो रहा हो, अर्थात साधारण अवस्था से कहीं ज्यादा तेजी से जब मस्तिष्क काम करता है तभी रचनात्मक कल्पनाशीलता सक्रिय होती है और इल्हाम होता है। यह वो अवस्था होती है जब संपर्क सूत्र अनंत मेघा से जुड़ने लगते हैं। यह जरूरी नहीं कि यह सब अचानक ही हो। ऐसे कई उदाहरण हैं जब कोई लगातार सालने वाला विचार दिमाग को अचानक इल्हाम दे। आइंस्टीन के बारे में मशहूर है कि प्रकाश की गति को लेकर विचार उनके मस्तिष्क को बचपन से ही सालता रहता था। जब वह 7वीं क्लास में थे तब उन्होंने अपने भौतिक विज्ञान के शिक्षक से पूछा था, यदि हम प्रकाश की गति के बराबर वेग से चले तो प्रकाश क्या हमें खरा दिखाई पड़ेगा। शिक्षक तो उन्हें कुछ नहीं बता पाया बल्कि डांट कर बैठा दिया, लेकिन यह विचार दिमाग को मंचता रहा और अंततः उसका जवाब उन्होंने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में वर्षों बाद ढूंढ निकाला। यह ठीक है कि प्रकाश की गति के बारे में इस तरह का विचार पहले नहीं था, तो आइंस्टीन के मन में यह कैसे आया? यही रचनात्मक कल्पनाशीलता की पहचान है। अनंत मेघा ने ही उसका जवाब दिया। इस तरह के इल्हाम महसूस और लोगों को भी होते होंगे, परंतु सभी आइंस्टीन नहीं हो पाते कि इस इल्हाम को अपने दिमाग में सहेज कर रखें। कुछ लोग उसे आत्मा की आवाज भी कहते हैं। यह भी 6वीं इंद्रियों के जरिए ही सुनाई देती है। ज्यादातर उम्दा भाषणकर्ता अपना भाषण देने के पूर्व कुछ देर तक आंखें बंद कर मौन रहकर कुछ सोचते भी हैं। जब एक बड़े प्रभावशाली वक्ता से पूछा गया तो उसने जवाब दिया, मैं आंखें बंद कर अपनी आत्मा की आवाज सुनने का प्रयत्न करता हूँ। वह आवाज ही मुझे सही रास्ता दिखलाती है। हर बड़े से बड़ा लेखक, साहित्यकार, संगीतकार, कवि या मूर्तिकार भी यही कहता है कि वह तो निमित्त मात्र है, असली करिश्मा तो यह अंदर की आवाज ही दिखाती है। डॉक्टर गेट्स नामक एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने तो अपनी प्रयोगशाला में एक व्यक्तिगत संप्रेषण कक्ष बनाया हुआ था। वह साउंड प्रूफ था और इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था थी कि जब चाहे तो उसे पूरी तरह प्रकाश शून्य भी किया जा सकता था। उसमें एक छोटी टेबल पड़ी रहती थी जिस पर लिखने का सामान तथा सामने दीवार पर एक पुश बटन था। प्रकाश व्यवस्था को मनचाहा ढंग देने के लिए जब कभी भी उन्हें अपनी रचनात्मक कल्पनाशीलता में कुछ आंदोलन तो वह तुरंत उस कक्ष में जाकर बैठ जाते थे और विचार करते थे। वहीं उन्हें वह विचार पहुंचते थे जो उनके महान अन्वेषण का सूत्रपात करते थे। जब ऐसे विचार पहुंचते हैं तो उसमें तर्क का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि तर्क का आधार हमारे ज्ञात अनुभव ही होते हैं, जबकि यह विचारों का स्रोत उनसे परे होता है। आइंस्टीन ने जब प्रकाश गति से बराबर के वेग से चलने वाली बात सोची तो तर्क के अनुसार तो यह बेतुकी ही थी। उस समय तक के ज्ञान अनुभव में इसका कोई जिक्र नहीं था, इसलिए उनके शिक्षक ने उन्हें बचपन में डांट कर बैठा दिया था। कोई साधारण मनुष्य होता तो इस विचार को उस समय
उपलब्ध तर्क व्यवस्था के आधार पर जवाब देता, परंतु आइंस्टीन में जीनियस की विचार प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती। ये गेट्स, अल्बर्ट आइंस्टीन और एडिसन सदृश महान अनुभव पहली श्रेणी में आते हैं। ये लोग अपनी कौंध को पालते रहते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर यौन भाव से विमुख ही रहते हैं। यह नहीं कि उनके अंदर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण नहीं होता, पर वे उस आकर्षण को प्रदान करने वाले यौन भाव को अपनी रचनात्मक की क्रियाशीलता में बदलने का मादा रखते हैं। इसलिए ज्यादातर अन्वेषक जीवन के उत्तरार्ध में ही अपनी बड़ी खोजें करते हैं। पहले भाग में वे जीवन में प्राप्त यौन की तीव्रता समझकर फिर दूसरे भाग में उसको रचनात्मक कल्पनाशीलता में बदल देते हैं। इसलिए ज्यादातर अन्वेषकों, महान कवियों, लेखकों, कलाकारों के जीवन में स्त्रियों का बड़ा हाथ होता है। फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। नीचे कुछ महान जीनियसों के नाम दिए गए हैं। उनमें से हर एक की जीवनी यह बताती है कि उनमें यौन वेग या यौन भाव बहुत बढ़ा चढ़ा था। जॉर्ज वाशिंगटन, नेपोलियन बोनापार्ट, अब्राहम लिंकन, रॉल्फ वाल्डो इमर्सन, रॉबर्ट बॉन्स, थॉमस जेफरसन, अल्बर्ट हवार्ड, इल्बर्ट एच गैरी, ऑस्कर वाइल्ड, वुडरो विल्सन, जॉन एच पैटरस, एंड्रूज जैक्सन। इस कथन का यह आशय नहीं कि ये लोग दुष्चरित्र थे या कई महिलाओं से उनके शारीरिक संबंध बने थे। उसका सिर्फ अर्थ यही है कि उन्होंने अपने जीवन में इस यौन वेग की तीव्रता समझी और बाद में उसको अपनी रचनात्मक कल्पनाशीलता में ढाल लिया। इसलिए यह यौन आरंभ में कोई बड़ा काम नहीं कर पाए थे और उनकी सारी महान कृतियां, उपलब्धियां का काल 40 वर्ष के बाद ही रहा था। 40 वर्ष के पूर्व आदमी को सफलता क्यों नहीं मिल पाती? मैंने 25,000 से ज्यादा लोगों की जीवनियों का गहरा विश्लेषण किया है और पाया है कि 40 से पूर्व सफलता वाले खिलाड़ियों या अभिनेताओं को छोड़कर लोग विरले ही मिलते हैं। इस विषय ने मेरे अंदर इतनी दिलचस्पी पैदा की कि मैं 12 वर्ष तक यही शोध करता रहा। मेरा निष्कर्ष यही है कि 40 वर्ष के पूर्व आदमी अपनी ऊर्जा का हास यौन भाव की शारीरिक आपूर्ति में ही करता रहता है। थोड़ा वयस्क होने पर उन क्रियाशील लोगों की समझ में आता है कि यौन भाव की तीव्रता कैसी असहाय करने वाली होती है और उसको सृजनात्मक कल्पनाशीलता में भी बदला जा सकता है। तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके शरीर में एक ज्वालामुखी छिपा है। बजाय उसकी शक्ति एक क्षणिक उन्माद में करने के, यदि उसको क्रमबद्ध रूप में प्रयुक्त किया जाए तो यह शक्ति चमत्कार पैदा कर सकती है। अपनी इस मौन शक्ति को जागृत और जीवंत रखने के लिए ही अमेरिका में खूबसूरत स्त्रियों को सचिव रखने का चलन प्रारंभ हुआ। सेल्फ लाइन के एक निशांत शिक्षणकर्ता ने अपना नाम गोपनीय रखते हुए मुझे यह सत्य बताया कि जो सेल्समैन यौन भाव से ज्यादा भावित रहते हैं वे अमूमन एक बेहतर सेल्समैन भी साबित होते हैं। ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाता है जिससे कोई बच नहीं सकता। उनकी चाल ढाल, वार्तालाप का ढंग, आवाज में एक ऐसी विलक्षणता होती है कि आकर्षित हुए बिना रहा ही नहीं जा सकता। लेकिन उन लोगों में एक कमजोरी होती है कि वे अपना नियंत्रण शीघ्र खो बैठते हैं। यदि ये अपनी ऊर्जा को सही रूप में लगा सके तो ये हर क्षेत्र में अपनी रचनात्मक कल्पनाशीलता का जौहर दिखा सकते हैं। यौन भाव की महत्ता को मनोचिकित्सक या डॉक्टर भी भली भांति जानते हैं। उनका मानना है कि स्त्री के प्रेम भयानक से भयानक अपराधी सुधर सकता है। यौन भाव एक भावनात्मक परिवर्तन पैदा करता है। कई ऐसे डकैतों का हवाला मिलता है जिनमें स्त्री प्रभाव के कारण भावनात्मक परिवर्तन हुआ और वे सुधर गए। सिर्फ यौन भाव नहीं, उसके साथ प्रेम का भाव जब उदय होता है तो ऐसे परिवर्तन स्पष्ट गोचर होते हैं। इसी भाव की प्रधानता के कारण यह माना जाता है कि हर आदमी की इच्छा होती है स्त्रियों पर प्रभाव डालने की। कहा जाता है कि संसार के कई हथियारों की खोज इसलिए हुई कि आदिम अवस्था में तट अपनी मादा को प्रभावित करने हेतु कई प्रकार के शिकार अपनी प्रियतमा के लिए लाना चाहता था। इसलिए यह धारणा बनी कि यदि यह संसार एक लैंगिक हो जाए तो उसका सारा विकास कुंठित हो जाएगा। यह एक सत्य है, परंतु आदमी कभी उस बात को स्वीकार नहीं करता। किंतु सत्य यह भी है कि उन साधु समाजों, अखाड़ों के जहाँ स्त्री की वर्जना है, आदमी पशु तत्व के ऊपर नहीं उठ पाता। ईश्वर ने स्त्री रूप को एक दूसरे का पूरक बनाया है। एक के बिना दूसरा बेकार है। स्त्री का मूल भाव पुरुष को प्रस्तावित करना ही होता है। उसका कारण है एक दूसरे के प्रति मौन भाव की उपस्थिति, क्योंकि यह सबको ज्ञात है कि यह भाव मानव प्रकृति का सर्वाधिक शक्तिशाली संवेग होता है। यदि इस भाव को नियंत्रण में लाया जा सके तो बड़े बड़े जीनियस पैदा हो जाते हैं। इसलिए यौन भाव की मौजूदगी पहले शारीरिक क्रियाकलाप तक ही सीमित रहती है और 40 साल के उपरांत में घावी लोग उसे रचनात्मक कल्पनाशीलता में बदल देते हैं। यह रूपांतरण हर जीनियस के चमत्कारों का मूल आधार होता है।